जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपटकर सोने में सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मेरी मातृभूमि भारत मां विद्यालय परिसर में पधारने वाले अतिथिगण, मेरे देश के जवान, परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, राष्ट्र निर्माता, विद्वान शिक्षक साथियों और मेरे राष्ट्र की धरोहर, मेरे राष्ट्र का भविष्य, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अखंड भारत 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह वक्त है मूल्यांकन करने का, अवलोकन करने का कि वास्तव में हमने क्या पाया और क्या खोया। जिन उद्देश्यों को लेकर संविधान का ताना और बाना बुना गया था, क्या हम उन उद्देश्यों को पूरा कर पाए हैं? दरअसल वीर जवानों ने, हमारे अमर शहीदों ने अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने मौत को महबूबा माना और आजादी को दुल्हन। इस वजह से आज हम संप्रभु राष्ट्र में एक सम्मानित नागरिक के तौर पर अपना जीवन जी रहे हैं। प्यारे साथियों, 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू किया गया। उससे कुछ समय पहले 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इंतजार किया गया क्योंकि 26 जनवरी हमारे इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन ही पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र के तौर पर चुना गया। गणतंत्र अर्थात एक ऐसा तंत्र जिसमें जनता अपने शासक का चुनाव स्वयं करती है, स्वयं वोट डालते हैं। भारत आजादी के बाद पूरी दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सच्चे मायने में जमीनी स्तर पर लागू कराया, अर्थात वन पीपल, वन वोट एंड वन वैल्यू। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। महिलाओं को भी पुरुषों के समान मतदान का अधिकार दिया गया और जो देश दंभ भरते थे विकसित होने का, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, वो महिलाओं को वोटिंग राइट पुरुषों के साथ नहीं दे पाए थे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं की जो दूरदर्शिता थी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। प्यारे साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जिस दिन गणतंत्र लागू हुआ, उन्होंने कहा था कि आज भारत दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ हम राजनीतिक समानता की तो बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक तौर पर हम समान नहीं हैं और ना ही सामाजिक तौर पर समान है। आर्थिक तौर पर समानता का उनका अर्थ था गरीबी और अमीरी के बीच बढ़ती हुई खाई, और सामाजिक समानता का उनका मतलब था ऊंच नीच, बड़े और छोटे का भेदभाव समाप्त हो जाए। वो एक ऐसा सपना बुन रहे थे जहां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके से समानता हो। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा था कि चुनावों में आइए, भाग लीजिए। आज हमारे देश की दुर्गति इसी वजह से हो रही है क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो नौकरी की फिराक में हैं, या फिर ब्रेन ड्रेन की स्थिति है भारत के अंदर, प्रतिभा का पलायन हो गया है। आप देखिए, गूगल के सीईओ, ट्विटर के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सब इंडियंस हैं। भारतीय लोग अपनी प्रतिभाओं का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान भी हमारे देश को उठाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा टैलेंट बाहर चला गया है और पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे हैं और धन और बल की राजनीति करने वाले लोग चुनावों में भाग ले रहे हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने यही कहा था कि चुनावों में प्रत्यक्ष तौर पर भाग ना लेने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि नाकाबिल लोग हमारे ऊपर शासन करने लगते हैं। इसीलिए मैं अपने विद्यार्थियों का आह्वान करना चाहता हूं कि अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद भारत के सबसे बड़े पर्व, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी कि चुनावों में भाग लीजिए और एक सच्चा नेतृत्व देश को प्रदान कीजिए।
प्यारे साथियों, यह 70 साल पुराना भारत नहीं है, यह 21वीं सदी का भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में हमारे देश की सेना ने जो परचम लहराया है, जो अपनी बहादुरी प्रदर्शित की है, वो उस समृद्ध परंपरा को आगे लेकर जा रहे हैं जो महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाई थी। यह भारत घर में घुसता है और घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है, क्योंकि हमारे मुल्क की सरहदें उतनी पवित्र मानते हैं हमारे जवान, जितनी अपनी मां के वस्त्रों को हमारे जवान पवित्र मानते हैं, उतनी ही मुल्क की सरहदें उनके लिए पवित्र हैं। जैसे मां के वस्त्रों को कोई जीते जी छू नहीं सकता, ऐसे ही हमारे जवान अपनी मुल्क की सरहदों को किसी से छूने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो डोकलाम है, चाहे वो लेह लद्दाख है, चाहे वो कारगिल है। मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं ऐसे वीर जवानों को। और वास्तव में ये जो देश का निर्माण हुआ है, वो जवानों, किसानों और शिक्षकों की बदौलत ही हुआ है। जवानों के बारे में कहा जाता है कि प्रीफर टू डाई रेदर देन ओपनिंग देयर माउथ इन फ्रंट ऑफ एनिमी। उन्होंने मरना पसंद किया, दुश्मन की सेना के सामने जुबान खोलने से अच्छा है कि उन्होंने मरना पसंद किया। चाहे वो हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा हो, चाहे मेजर होशियार सिंह हो, वो उन परंपराओं को आगे लेकर गए हैं जो करतार सिंह सराभा, वीर भगत सिंह, ऊधम सिंह, अशफाक उल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस एक समृद्ध परंपराएं छोड़कर गए थे। उन्हीं परंपराओं को हमारे जवान आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, मैं किसानों का आभारी हूं। आजादी के बाद इतने बुरे हाल थे भारत के कि 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं था, खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था। हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन किया तो उनके जो पीए थे उन्होंने फोन उठाकर कहा कि हमारे राष्ट्रपति अभी व्यस्त है, वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। वो दिन थे जब अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से बात नहीं करते थे, और एक आज का दिन है। चाहे पहले डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, जो भी राष्ट्रपति बन रहा है, सबसे पहला फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही किया है। यह बदलता हुआ भारत है। इंडिया नाम सुन के फ्लावर समझ लिए गया, फ्लावर नहीं, फायर हूं मैं। इंडिया फायर बन गया है। क्यों? यह कलाम साहब का भारत है। अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, पृथ्वी, ऐसी ऐसी मिसाइलें लॉन्च की है इंडिया ने। और अग्नि मिसाइल 8000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, और अभी तो अग्नि 6 मिसाइल भी आने वाली है। आप सोचिए कि अगर हम अपने मुल्क की सरहदों की इतनी मुस्तैदी से सुरक्षा कर रहे हैं, अपने नागरिकों की इतनी मुस्तैदी के साथ में सुरक्षा कर रहे हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। लेकिन साथ ही तमाम चुनौतियां भी हैं हमारे सामने, जैसे बढ़ता हुआ धार्मिक उन्माद, जातिवाद, नक्सलवाद की समस्या, लैंगिक असमानता, नारियों के ऊपर कभी कभी होते हुए अत्याचार, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि 185 देशों की भ्रष्टाचार को लेकर रैंकिंग आई है और भारत का स्थान 85वां है, यानी कि 84 देशों की स्थिति भारत से अच्छी है। तो क्यों ना हम अपने नैतिक स्तर को ऊपर उठाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ रुपए की फेरा बदली नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार का मतलब भ्रष्ट आचरण से है। अगर हम गलत जगह कूड़ा भी फेंक रहे हैं तो वो भी भ्रष्टाचार के अंदर शामिल होता है। तो जैसे हमारी केंद्र सरकार चला रही है स्वच्छता मिशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारे केंद्रीय विद्यालय में चल रहा है। वो सपना तभी साकार होगा जब हम एक एक स्टूडेंट, एक एक नागरिक अपने आप को देश की एक मजबूत कड़ी मानेगा। और निदा फाजली ने एक बार कहा था कि देखिए, हम धार्मिक उन्माद की तरफ तो बढ़ रहे हैं, धार्मिक दिखावे, आडंबर, ये सब बढ़ रहा है, लेकिन आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में वैमनस्य फैला रहे हैं। तो निदा फाजली की चंद पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करता हूं। अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, क्यों ना घर में बिखरी हुई चीजों को ही संवारा जाए।
घर से है मस्जिद बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो मेरे साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने आसपास जो वंचित हैं, जो जरूरतमंद हैं, हम उनकी मदद करें। अगर हमारी वजह से एक व्यक्ति का जीवन भी बदल गया तो सही मायनों में हमने अपने राष्ट्र को अपना योगदान दिया। और तमाम बड़ी चुनौतियों का जो हम सामना कर रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ी चुनौती जो हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है, वो है हमारे नागरिकों के बीच में बढ़ता हुआ वैमनस्य और अलगाव की भावना। प्यारे साथियों, हमारा राष्ट्र इंद्रधनुषीय राष्ट्र है। तमाम राज्य आपस में मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राज्य अनेक लेकिन राष्ट्र एक, भाषा अनेक लेकिन भाव एक, बोली अनेक लेकिन स्वर एक, रंग अनेक लेकिन तिरंगा एक। इस तिरंगे की हिफाजत के लिए हमें अपना पूरा जीवन कुर्बान करना आना चाहिए। जैसे एक बार कलाम साहब सुबह मॉर्निंग वॉक पर थे तो एक सांसद भी घूम रहे थे। सांसद ने उन्हें प्रणाम बोला। कलाम साहब का पहला वाक्य उनके लिए यह था कि क्या आप भी मेरी तरह राष्ट्र सेवा का चिंतन कर रहे हैं? उस सांसद ने कहा कि मेरा पूरा जीवन बदल गया। मुझे लगा कि कलाम साहब मेरे घर परिवार का हाल जानेंगे, लेकिन उनके जुबान पर सबसे पहला शब्द राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र निर्माण यही था। मैं अपने साथियों का आह्वान करता हूं कि हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, चुनावी रण तैयार है। उससे पहले के हाल देखिए आप, किस तरीके के आयोजन होते हैं। बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां होती हैं, सैफई जैसी जगह पर बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, जनता के पैसे को बर्बाद कर दिया जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत की चंद पंक्तियां मुझे याद आती हैं, जब उन्होंने ताजमहल को देखकर कहा था, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब निष्प्राण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, जब निष्प्राण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। प्यारे साथियों, हम देख रहे हैं भारत हंगर इंडेक्स में गिरावट की तरफ है, करप्शन में गिरावट की तरफ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसा हमें आइजोल का नजर आ रहा है, वैसा हमारे महानगरों का नहीं है। तो क्यों ना हम वृक्षारोपण करें, जीव जंतुओं की हिफाजत करें, स्वच्छता फैलाएं, अपने राष्ट्रीय चरित्र को ऊंचा करें। यही तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे अमर शहीदों के लिए, संविधान निर्माताओं के लिए। तभी हमारा मुल्क वास्तव में एक अखंड भारत की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि वीर सावरकर का जो सपना था, वीर सावरकर ने कहा था, तब तक मेरी अस्थियों को नदी में प्रवाहित ना किया जाए जब तक कि चेनाब नदी भारत से होकर ना बहने लगे। अभी चेनाब नदी भारत में होकर नहीं बहती है, तो हमारा सपना भी अब अधूरा है, बाकी है कि हम अखंड भारत बनाएंगे। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि तमाम हमारे पास में चुनौतियां हैं, लेकिन हमारी कार्य कुशलता हमें निश्चित तौर पर आगे लेकर जाएगी। हम दक्ष लक्ष्य को पाने में सक्षम हैं, आगे जाने में साहस है, संयम सदाचार, अपने हर ताने बाने में, अपने हर ताने बाने में। भारत माता की